गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका वाजपेयी। आज हम लोग जो डीआरडीओ की सीरीज चला रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज जो है उसका ये 4th पार्ट है। दोस्तों, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। कुछ मत इधर उधर भटकिए, मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन आप केवल इसको अच्छे से पढ़िए। मैं बताती हूँ कि अभी लोको पायलट आने वाला है, टेक्नीशियन के फॉर्म आने वाले हैं, TG2 का पेपर बहुत लोगों का यूपी में लगाया हुआ है, अभी आपको डीआरडीओ देना है, और भी वैकेंसी आने वाली है, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये हमारा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, ओनली हमें रिवीजन करना है। जो भी स्टूडेंट अभी केवल कुछ नहीं पढ़े, ITI करके भी निकले, मुझे पता है उन्हें भी बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन वो रट्टाफिकेशन केवल इन क्वेश्चन को भी मार लेंगे ना, तो उनका मोरल डाउन नहीं होगा, उनका मोरल अप होगा और उन्हें लगेगा हम कर सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। साथियों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जहां जहां तक लोगों को लगे कि जिनके और भी दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए इसको। यूट्यूब पे कोई कास्ट नहीं है, मैं आगे भी आपको नोट्स अपने देती जाऊंगी, उसमें कोई भी आपको कुछ पे नहीं करना है। बस हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, उसमें भी वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस, बहुत लोग को लिंक हमारा नहीं ओपन हो रहा है, बार बार लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर नहीं मौजूद हो पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब वर्कर हूँ, UPPCL में मैं भी सिलेक्टेड हूँ, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो आप लोग उस पे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिलता जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो आप लोग नोट कर लो यार, इतना सारे मैसेजेस आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक वोल्टेज तथा अधिक पावर के लिए ट्रांसफार्मर किस प्रकार का कनेक्शन करना चाहिए? अधिक वोल्टेज और अधिक पावर के लिए ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कनेक्शन करना चाहिए? तो अधिक पावर अधिक वोल्टेज के लिए, अधिक वोल्टेज तथा अधिक पावर के लिए स्टार स्टार कनेक्शन, अधिक पावर और अधिक वोल्टेज के लिए स्टार स्टार कनेक्शन। देखिए हमने इसको आगे डिस्क्राइब भी कर दिया है कौन सा कनेक्शन कब करना चाहिए। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो कम वोल्टेज कम पावर के लिए, अधिक के लिए स्टार स्टार, डेल्टा 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 कनेक्शन कब होना चाहिए? कम पावर कम वोल्टेज के लिए। उसके बाद देखिए स्टार डेल्टा कनेक्शन कब करना चाहिए? पावर के लिए होता है, लेकिन ये स्टेप अप के लिए होता है ना, पावर ट्रांसफार्मर में ही ये कनेक्शन होते हैं भैया। 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उनमें ही ये कनेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार। तो स्टार स्टार जो होता है अधिक पावर अधिक वोल्टेज के लिए हो गया, डेल्टा डेल्टा जो होता है वो कम वोल्टेज कम पावर के लिए हो गया, और स्टार डेल्टा मतलब स्टेप अप के लिए हो गया, और डेल्टा स्टार कनेक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है? स्टेप डाउन मेथड के लिए हुआ। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डीआरडीओ में आया हुआ है, बहुत सारे पेपर रखने पड़ते हैं सामने, उनको एक एक ढूंढ के हाईलाइट करके करना पड़ता है। और सुबह मेरा टेक्निकल का बैच भी चलता है 8:30 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद ऑफिस, फिर शाम को आप लोग के लिए। इसलिए प्लीज बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे, आप लोग इसका रिजल्ट मुझे जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने एम्पियर की करंट हमारे शरीर में प्रवाहित होने से नसें सिकुड़ जाती हैं? दोस्तों, कितने एम्पियर की करंट हमारे शरीर में बहने से नसें सिकुड़ जाती हैं? तो 20 मिली एम्पियर। अगर पूछे नसें जल जाती हैं तो 50 मिली एम्पियर। अगर पूछे कि जो हमें हमारा हृदय कार्य करना बंद हो जाता है तो कितने एम्पियर की? तो 100 मिली एम्पियर की। कितने? देखिए फिर से देखिए, नसें सिकुड़ने के लिए 20 मिली एम्पियर, नसें जल जाती हैं तब 50 मिली एम्पियर प्रवाहित हो जाती है, और 100 मिली एम्पियर से हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है। ओके, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने सारे साथियों को, जितने भी लोग आपके संग ITI में जुड़े हुए थे उन सबको भी आप शेयर कर दीजिए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने की क्या विधि है? उसमें क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, उसमें क्वेश्चन था अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन सी विधि नहीं है, तो मैंने कौन सी विधि है, तो कौन कौन सी? 4 है, चारों मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल ड्रॉप विधि, प्लेट का एरिया बढ़ाकर, इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाकर, कई इलेक्ट्रोड को पैरेलल में जोड़कर।
इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो रॉड होती हैं, रॉड होता है ना, रॉड अर्थिंग, वही इलेक्ट्रोड होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के तार का अर्थिंग रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है? कॉपर के तार का 1 ओम होता है। और देखिए नीचे क्वेश्चन है, जीआई विधि में, जीआई अर्थिंग विधि में तार का रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है? तो उसमें 3 होता है, कॉपर में 1 ओम और जीआई में 3 ओम। फिर देखिए अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी सूत्र क्या है? अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का सूत्र है F बराबर NP अपॉन 120। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, P पोलों की संख्या है, और 120 जो 3 फेज में जो काल अंतराल होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो 120 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल देखते जाइएगा क्वेश्चन का। आप जब भी पेपर लगाएंगे आपको कहीं कुछ अलग नहीं मिलेगा कि मैडम ने कहीं से भी उठा के क्वेश्चन रख दिए और बोलती है कि इसमें इस पेपर का है। बिल्कुल आपको बोलिए तो मैं सन भी लिख दूं कि कौन से ईयर में, लेकिन टाइम मुझे बचाना है। देखिए साथियों, टाइम बिल्कुल बचा नहीं है डीआरडीओ के लिए। हम अभी बहुत डिस्क्राइब में नहीं जा रहे, केवल क्वेश्चन करा रहे हैं। इतने ही क्वेश्चन लर्न कर लोगे आप, बहुत हद तक आप, मतलब थोड़ा सा भी पहले का पढ़ा है तो आप पार लग जाएगी आपकी नैया। मेरी 7वीं नौकरी है ये गवर्नमेंट। मैं ऑर्डिनेंस में रही, मैं झारखंड JUVNL में रही, ऑर्डिनेंस में मैंने जॉब करी। मैं तेलंगाना में वहाँ पर थी, मेडाक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैं UPPCL में रही और ट्यूबवेल ऑपरेटर पोस्ट पे दिल्ली में रही। इसलिए साथियों बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसको आराम से बिना डरे पढ़ने की ज़रूरत है। प्रेशर मत लीजिए। बहुत लोग मुझे फ़ोन कर करके काफ़ी समस्याएं बताते हैं। जीवन में समस्याएं हर एक के साथ है, उससे ही निकलना है आपको। एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? मैंने आंसर में लिखा है कोर क्षेत्र में अभिवाह, लेकिन और भी मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, कल वाला जो हमारा वीडियो था पार्ट 3, उसमें साथियों मैंने आपको जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन भी बता दी, ट्रांसफार्मर की भी बता दी और अल्टरनेटर की भी बता दी। तो आप याद करते चलिएगा, मैं कोई एक्सक्यूजेस दूंगी नहीं। देखिए उसके बाद मैंने, देखो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन होती है 4.445 एम, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ टर्न N1। तो इसमें किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न नहीं था, मैक्सिमम फ्लक्स था। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम फ्लक्स वाला आंसर यहाँ लिख दिया। लेकिन आप लोग जान जाइए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इक्वेशन किसके किसके समानुपाती है। अगर ये भी ऑप्शन में आ जाए फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न, तो भी आप उसको कर लेंगे। साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अल्टरनेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। मैंने कुछ क्वेश्चन सारे प्रिंसिपल एक जगह लिखा दिए, कुछ इसमें तो पूछे गए हैं, कुछ 1-2 मैंने उन्हें भी बता दिया कि आपको जानकारी हो जाए। तो नेक्स्ट है, बैटरी किस सिद्धांत पे काम करती है? ये फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पे कार्य करती है। जनरेटर भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। मोटर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के सिद्धांत पे काम करती है। इसको चुंबकीय ड्रैग भी बोलते हैं। एक मैंने JUVNL का एग्जाम दिया था और JMRC का, झारखंड का सॉरी राजस्थान का दिया था। तो राजस्थान में JMRC था, उसमें ये ड्रैग करके आया था, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। थोड़ा सा लैंग्वेज भी देख लीजिएगा। फिर फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फ्यूज जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। बल्ब क्वेश्चन पूछा गया था MES में। इसमें क्या है, बल्ब किस पे काम करता है? तो बल्ब हीटिंग इफेक्ट, MES दिल्ली पे पूछा गया, गेल में पूछा गया है। बहुत बच्चे तो अभी यही नहीं जानते होंगे इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम कहाँ कहाँ होता है। मेरा इस पे भी वीडियो आएगा। नई वैकेंसीज जितनी होती हैं आपको सब पता चलती जाएंगी। आप शेयर कर दीजिए वीडियोस को, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए रोटर कॉपर लॉस, रोटर ताम्र लॉस किसके बराबर होता है? मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है, स्लिप इनटू रोटर पावर का इनपुट। भैया फॉर्मूलेस का जल्दी से ही आपको फॉर्मूलेस का एक वीडियो मिलने वाला है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए रोटर कॉपर लॉस किसके बराबर है? तो स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकली है सॉरी, 20 आर्मेचर प्रतिरोध 0
0.5 ओम और 200 वोल्ट प्रतिरोध 200 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल ईएमएफ वाले 220 वोल्ट डीसी मोटर का आहित धारा का मान क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस, इतने मैंने देखिए एग्जाम के डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस मतलब हमें आरए दे रखा गया, ये डायग्राम है इसका, ये एक मोटर का डायग्राम है। ये बोल रहा है मान लो सीरीज मोटर है, इसमें क्या है, ये आर्मेचर है, ये इसके ब्रश लगे हुए हैं, इसमें कोई प्रतिरोध है तो आरए कहते हैं उसको। ये 0.5 ओम दे रखा गया है। इसमें जो करंट जा रही है उसका मान हमसे पूछ रहा है, क्योंकि देखिएगा धारा का मान क्या होगा। और इसमें जो ईएमएफ है तो 220 तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमको बैक ईएमएफ कितनी मिल रही है, 200 मिल रही है। मतलब ये माइनस में जाती है मोटर का, वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल रहा है, आरए बराबर 0.5 ओम, ईएमएफ दे रखा है 200 वोल्ट और आईए का मान पूछ रहा है। आईए का फॉर्मूला होता है आर्मेचर करंट बराबर ईएमएफ बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस। हमने इसका मान रखा 200 बटे 0.5, दशमलव से ये गया, दशमलव से यहाँ 0 बढ़ा लिया, 5 को 20, 2 0 बचे 400 एम्पियर करंट इसमें होगी। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। साथियों, हमारे बहुत सारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हमारे साथ ही जॉब कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में ही हैं, बहुत सारे यहीं पे ही पोस्टेड हैं, और कुछ लोग बहुत दूर दूर प्राइवेट जॉब में आ गए। वो लोग मुझसे बोलते थे कि मैम यूट्यूब पे चैनल बनाइए, इस तरीके से करिए। तभी मेरे पास अभी कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, मैं इस तरीके से पेजेस में आपको बताती जा रही हूँ, वरना तो मैं बैच घर पे लगाती हूँ। बहुतों का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बीच बीच में जो क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं मैं उसके आंसर केवल आपको दे रही हूँ। ठीक है, जो भी मुझे याद आ जा रहा है कि हाँ किसी ने ये क्वेश्चन किया था मुझसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडक्शन मोटर में शक्ति गुणांक के लिए कौन सा व्यंजक है, मतलब कौन सा सूत्र होता है। तो शक्ति गुणांक बटे होता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, मतलब सक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति। ये भी मैंने इसके सारे फॉर्मूले, जो एक मेरा वीडियो न्यूमेरिकल का पढ़ा है और एक मेरा यूपी आरवीएनएल सेकंड शिफ्ट का मैं पेपर सॉल्व करवा रही थी, उसमें अल्टरनेटर के जितने भी क्वेश्चन आए थे 9-10 उस पेपर में मैंने करवाया है। वहां पे मैंने जितने भी उसके पावर फैक्टर के फॉर्मूले सारे लिखवा दिए हैं, बल्कि मैं एक बार फिर बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोडों का उपयोग किया जाता है। भैया 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में 6 का होता है। अगर कहता केवल 1 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में तो 4 डायोड का यूज होता है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात होती तो ये इसमें 1 डायोड होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं। बात समझ आई। अगर आपसे 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर की बात करता है तो उसमें 4 डायोड होते हैं, सॉरी 6 होते हैं। 3 फेज में 6, अगर सिंगल फेज में 4, उसके बाद हाफ में 1 और फुल में 2 रेक्टिफायर यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, एक सिंबल दे रखा गया था और पूछा गया इसको पहचानो। तो ये डायोड का सिंबल था, डायोड का सिंबल है। इसमें ये जो है ये कैथोड होता है और ये जो प्लस है वो एनोड। इसके 2 पॉइंट होते हैं, एनोड और कैथोड। बैरियर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, ये डीआरडीओ का क्वेश्चन है। एक बोल रहे थे भाई साहब मुझसे कि मैम इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमने लेवल इजी से स्टार्ट किया है कि जो भी पहली बार वीडियो देखे सोचे यार इतना टफ टफ क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा कैसे आएगा, कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने इसलिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को छांट के पहले कलेक्ट करा, उसके बाद अब मेरे बड़े बड़े वीडियो जो थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए, बैरियर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है क्वेश्चन, जर्मेनियम डायोड का पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। तो ये 0.1 से लेके 0.3 वोल्ट तक होता है। उसके बाद इसको मैंने इसका यूज भी लिख दिया। जर्मेनियम रेडियो के जो यूज होते हैं ये कहाँ होते हैं, रेडियो टीवी में रिसीवर में डिटेक्शन के लिए किया जाता है। देख लीजिएगा, रेडियो टीवी में रिसीवर में जो रिसीवर होता है उसका डिडक्शन होता है, उसके लिए किया जाता है। भैया रिमोट में भी होता है, वो रिसीव करता है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, तो 0.7।
जब दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक जर्मेनियम एक सिलिकॉन, होते तो और भी हैं लेकिन जर्मेनियम सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जर्मेनियम में बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.1 से 0.3 और सिलिकॉन में कितना होता है 0.7। यहाँ पर क्या होता है डिटेक्शन के लिए करता है, यहाँ पर नीचे क्या दिखा रहा है ये सिलिकॉन वाला ये करता है रेक्टिफिकेशन, ये सफाई करता है, उसको रेक्टिफाई करता है और वो डिटेक्ट करता है, पहचानता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लर्न कर लीजिएगा। चैनल को जितना भी हो सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो स्लिप को क्या का फॉर्मूला क्या होता है स्लिप स्पीड बटे सिंक्रोनस चाल, तुल्यांकी चाल, स्लिप स्पीड बटे सिंक्रोनस चाल, ये भी फॉर्मूला है, लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद है एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें भी दो ही ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों इसमें लगते हैं। एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होती है, तो है 2 होती है। अब मैंने देखिए यहाँ पर ये भी बता दिया कौन कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एनपीएन और पीएनपी। इसमें 3 इनके पॉइंट्स होते हैं अमीटर कलेक्टर बेस, 3 होते हैं अमीटर कलेक्टर बेस, पीएनपी अमीटर कलेक्टर बेस और एनपीएन। देखिए इनके सिंबल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने यहाँ बना दिए। डीएमआरसी में पूछा गया है सिंबल, मैं यहाँ लिखना भूल गई, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पीएनपी में एरो अंदर की ओर होता है और जिधर एरो बना होता है वो अमीटर होता है, ये वाला बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। एनपीएन में क्या होता है एरो बाहर की ओर है तो वो एनपीएन है, एरो बाहर है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो अंदर की ओर। और ध्यान रखिएगा एरो हमेशा एमीटर पे ही बना होता है, संग्राहक पे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन है हैलोजन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। हैलोजन लैंप में कौन कौन सी गैसें होती हैं, एक होती है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन गैस होती है। तीनों याद कर लीजिएगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन गैस होती है। हैलोजन लैंप का दूसरा नाम जो होता है वो GLS, जनरल लाइटिंग सर्विस। जब भी लेने जाइएगा वहां पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे बॉक्स में लिखा रहता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस टाइप की रिले किस प्रकार की रिले होती है। स्थायी गतिमान चुंबक रिले है, ठीक है। अच्छा साथियों एक बात बताइए कि मैं ये सोच रही थी अगर मैं ये आपको 50-50 क्वेश्चन के वीडियो सुबह शाम 2 दे दूं तो कैसा रहेगा। आप लोग लर्न कर पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर आप बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो मैं सिलेबस जो कलेक्ट कर रही हूँ कंटेंट उसका देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ये 50 थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे इसके लिए कोई बोले तो मैं बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, और मुझे लगे कि हम साथ में हमारा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी हो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डालिएगा, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी दूर दूर के लोग हैं, मेरे पास मुरादाबाद, अलवर, राजस्थान और इधर सहारनपुर बहुत जगह से मैसेजेस आते हैं, फोन भी आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ITI में जो भी लड़के आपसे जुड़े हों उन सबको पहुंचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। डीसी पोल पर इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है, वो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कम्यूटेटर में जो स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोलों का प्रयोग करते हैं। और आर्मेचर में क्या होता था, आर्मेचर में एडी करंट लॉस होते थे। नेक्स्ट देखिए एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर में एक्साइटर किससे जुड़ा होता है, तो वो एक्साइटर जो शाफ्ट निकलती है ना वो रोटर की शाफ्ट होती है उससे जुड़ा होता है। नेक्स्ट है पावर मॉसफेट को किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में जाना जाता है। देखिए हमने कल ही आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी कल वाले वीडियो में। जो मॉसफेट है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है, और इसकी फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसका काम होता है वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है, ये वोल्टेज को नियंत्रित करने के काम आता है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिएंस किसका व्युत्क्रम है। परमिएंस मतलब किसका उल्टा है, तो रिलक्टेंस का है। इसका मैं एक टॉपिक पूरा आपको कल वाले इसमें दे दूंगी। 8-9 क्वेश्चन इसके मिले, मैं सोच रही थी एक साथ लिख दूं, लेकिन फिर
माइंड में कुछ और चलने लगा, लिखा ही नहीं मैंने। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। देख लीजिए, इसमें वो भी आने लगी है, डेफिनेशन भी आने लगी है, लेवल कैसे बढ़ा रहे हैं। चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी बिंदु को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो देखिए आंसर, वह तापमान जिस पर इसका चुंबकीय सामर्थ्य 0 हो जाता है। जो न्यूट्रल एक्सेस देखा है आपने, न्यूट्रल एक्सेस मैंने पढ़ाया है, अच्छा आप लोग क्लासेस में नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि बताया है कि जो चुंबक का वह पॉइंट जहां पर उसका मतलब बिल्कुल भी मैग्नेट खींचता नहीं है, वही उसकी सामर्थ्य वहां पर 0 होती है, उसी को भी हम बोलते हैं क्यूरी पॉइंट, ठीक है, क्यूरी बिंदु। नेक्स्ट देखिए, फुल ब्रिज वोल्टेज स्रोत डीसी एसी में कन्वर्टर को कितने स्विच प्रयोग किए जाते हैं। इसमें 4 स्विच होते हैं। ये तो रटने वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने वाला नहीं है। फिर देखिए क्या है, दोष का आरंभ और वियोजन मतलब डिस्कनेक्शन होने के समय तक की अवधि को क्या कहा जाता है। दोष का आरंभ और वियोजन डिस्कनेक्शन होने तक की अवधि को क्या कहा जाता है, प्री आर्किंग टाइम। अवधि को क्या कहा जाता है, प्री आर्किंग टाइम। दोष का आरंभ और वियोजन होने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं प्री आर्किंग टाइम। एक का क्वेश्चन आता है, मैडम आप बोलती 50 है और इसमें 48 कभी 45 ही क्वेश्चन मिलते हैं। भैया उसको मैं इतना डिस्क्राइब करती हूँ उसके अंदर वाला, उसमें मैं नंबर नहीं डालती, वो 50 से भी अब पहुंच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्र बटे सेकंड की संख्या को प्रदर्शित चक्र सेकंड की संख्या को प्रत्यावर्ती मात्रा का की मतलब क्या कहा जाता है, मतलब किसे क्या कहते हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर आ गया F बराबर NP/120। इसको जो होता है नंबर ऑफ जो साइकिल पर सेकंड जो होती है प्रत्यावर्ती एसी में ये होता है, उसको ही हम आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखना है वो आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में घर्षण और वायु घर्षण हानियां कितनी होती है। भैया ट्रांसफार्मर में कोई भी चीज रगड़ने वाली नहीं है, वहां पर घर्षण होता ही नहीं है, वायु घर्षण भी नहीं होता, वो हानियां 0 होती है। ट्रांसफार्मर में केवल 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, इडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। हमने आपको बता रखा है कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉसेस होता है, और ये वाला जो लॉस होता है आयरन लॉस वो होता है कांस्टेंट। जो वेरिएबल लॉस मतलब कि जैसे जैसे उससे हम ज्यादा पावर लेंगे कम पावर लेंगे वो घटे बढ़ेगा, लेकिन आयरन लॉस नियत होता है, इससे हम लोड घटाए बढ़ाए नहीं तब भी ये लॉसेस होते रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में ये घर्षण वायु क्या हुआ, 0 हो गए, ठीक है। ये मोटरों में होते हैं ये वाले लॉसेस। फिर देखिए लेड एसिड बैटरी में एम्पियर आवर इफिशिएंसी समान रूप से कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, ये मैंने लिखना ही भूल गई, कोई से एग्जाम में आया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेड एसिड बैटरी की जो इफिशिएंसी या जो की रेटिंग होती है वो 2 तरीके होती है, एम्पियर आवर और वॉट आवर। आप लोग जब फोन खरीदने जाते हो तो आप लोग देखते होगे, पूछते होगे कि रेटिंग इसका एमएच देखो कितना है, इसका ये देखो कितना है ना। तो इसी तरीके बैटरी की जो रेटिंग होती है 2 में होती है, एम्पियर आवर और वॉट। अब इसने पूछा एम्पियर आवर में कितनी एफिशिएंसी होती है, तो 90 से 95%, और वॉट आवर में कितनी होती है, 80 से 85। कभी कभी इसका डिफरेंस करके भी पूछ लेता है क्वेश्चन, अभी तो डायरेक्ट पूछा, मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेशन भी पढ़ने का टाइम अब आ गया है। इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी गई है और पूछा गया ये डेफिनेशन किसकी है। सोचिए आपको कितने अच्छे लेवल पे तैयारी करने की जरूरत है। इसमें दे रखा है किसको फ्लक्स के समकोण वाले तल से होकर प्रति इकाई प्रवाहित होने वाली फ्लक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप समझ जाइए किसको करते हैं, B बराबर φ/a के, B बराबर φ/a फ्लक्स घनत्व के करते हैं। फ्लक्स घनत्व की ये डेफिनेशन लिखी हुई है भैया पूरी, और B बराबर φ/a इसका मैंने खुद से फॉर्मूला लिख दिया कि आपको समझ में आए। बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। बहुत लोग मुझे अपनी समस्याएं लिख के तरह तरह का बताते हैं, भैया इन्हीं समस्याओं से निकलने के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है। हर प्रकार की समस्या से आपको पढ़ाई ही निकालेगी। जिस दिन आप सिलेक्टेड हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी, बहुत सारी चीजें इतनी
जल्दी बदलेंगी कि आप जो कोई हमको फ़ोन करके बोलता है मैडम मेरी 35 एज हो गई है, अब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। 35 क्या, मेरे साथ के लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे थे, इसरो में सिलेक्टेड हुए हैं वो, शायद वो मेरे में सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे संग, मुंबई में उन्होंने तैयारी की थी, तो वो सुन रहे होंगे इसको, मेरे वीडियो बहुत देखते हैं वो। तो लेड एसिड सेल के प्रति सेल वोल्टेज कितनी होती है? तो प्रति सेल वोल्टेज जो होती है 2.2 वोल्ट है, और जो अगर डिस्चार्ज पूछे तो डिस्चार्ज सेल की प्रति सेल वोल्टेज जो होती है 1.8 वोल्ट होती है। 1.8 वोल्ट प्रति सेल, यहाँ पर मैंने सेल नहीं लिखा है, ये प्रति सेल वोल्टेज है, ठीक है, क्वेश्चन में है इसलिए नहीं, बल्कि ये प्रति सेल फिर ऐसे होंगे सेल वोल्टेज है, ठीक है। तो 48 है भैया, आप शिकायत मत करिएगा 48 क्वेश्चन की, इसमें मैंने बीच में डिस्क्राइब किया है, तो ये 50 लगभग 55 के आसपास आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो जरूर लर्न कीजिए। 1 तारीख को हम लोग लाइव में मिल रहे हैं साथियों, तो तब तक ये क्वेश्चन सारे आप लोगों को लर्न होना चाहिए। और 3rd वीडियो का PDF अभी शाम को मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को उसमें डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है। नमस्कार।